मैं चैनल आई एम सिमरन सहानी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अगर आपको पता हो तो पहले क्लास 10th में जब मैंने क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो हमें सेपरेट नॉवल थी ये, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एंड वी रेड द होल नॉवल। और इससे अच्छी नॉवल मैंने अपनी लाइफ में कहीं नहीं पढ़ी है। लाइक दिस इज़ माई फेवरेट नॉवल और मैं बहुत खुश हूँ आपको इस नॉवल का चैप्टर पढ़ाते हुए। एंड आई एम ग्लैड दैट CBSE ने इस चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस में रखा है। ओके, सो हम लोगों ने क्लास 9th में हिटलर के बारे में पढ़ा था। एक चैप्टर के अंदर नाजिज्म वाले चैप्टर में हमने पढ़ा किस तरीके से हिटलर ने ज्यूस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला, गैसियस चैम्बर में गैस चलाकर उनको मार दिया। वी हैव सीन द नंबर ऑफ शूज जो जूस लोगों के थे जिनको कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर करके मार दिया जाता था। तो उसी जूइश फैमिली की एक लड़की जिसका फुल नेम है, लुक आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जिस पे से आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आएंगे इन दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड इफ यू डोंट नो मी, आई एम सिमरन सहानी। मैंने क्लास 10 की इंग्लिश पढ़ाई है अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैंने क्लास 10 इंग्लिश की हर एक वीडियो का। एंड सेकेंडली आई इवन टेल द मॉडर्न क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स इन द सेम वीडियो ओनली। तो आपको ये मॉडर्न क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर MCQ अकॉर्डिंग टू योर न्यू पैटर्न। आपको पता है आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है अभी 2020 के बाद से। यू गेटिंग टन्स ऑफ MCQs, तो वो सब है उसमें, जाके पढ़ सकते हो। SST पढ़ सकते हो, मॉडर्न क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आज हम कर रहे हैं एनी फ्रैंक की नॉवल का एक एक्सट्रैक्ट। तो बहुत शुरू की पढ़ेंगे हम, जब उनको डायरी मिली थी तो उन्होंने क्या लिखना स्टार्ट करा था। वेरी ब्यूटीफुल नॉवल, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो उनका नाम क्या है? एनालिसिया मैरी फ्रैंक। ठीक है, तो फुल नेम याद रखना, एनालिस मैरी फ्रैंक। एंड शी वॉज अ जूइश गर्ल, वो एक जूइश गर्ल थी। एंड पेट उनका नाम वैसे क्या है? एनी फ्रैंक है। ठीक है, When she was born, वो 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी। एंड शी डाइड एट अ वेरी यंग एज। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो मर जाती हैं। वी कैन से दैट मार्च और फेबररी या मार्च 1945 में वो मर गई थी, बिकॉज एग्जैक्ट डेट कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कोई कब मरा होता है इतनी नहीं पता होती है, यू मे गूगल इट। तो बहुत ही यंग एज में ये मर जाती हैं। एंड इनको अपने बर्थडे पे, एन फ्रैंक को अपने बर्थडे पे एक डायरी मिलती है। ठीक है, और वो डायरी में वो अपनी लाइफ इवेंट्स लिखना स्टार्ट करती है, जैसे नॉर्मली में हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरी लिखेंगे। आज के टाइम के हम भी बच्चे कई बार लैपटॉप पे खोल के पूरा एक फोल्डर बना के सोचते हैं लिखेंगे, और 2-3 दिन बाद हम भूल जाते हैं कि हमें क्या लिखना है। बट नहीं, एन ऐसा नहीं करती। एन को जब डायरी मिलती है तो वो उसका अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, बिकॉज शी टोल्ड अस दैट उनका कोई फ्रेंड नहीं है। लाइक शी सेड, फ्रेंड तो कहने को तो मेरे 30, 40, 50 फ्रेंड्स हैं, बट जब रियलिटी पे आए, लाइक टू कन्फाइड इन द फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात करें तुम्हारे कितने सारे दोस्त हो गए, बट क्या तुम उसको अपनी सारी सच्चाई बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो उसे घर में क्या चल रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारे मन में कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ अंदर से कोई बात खा रही है, तो तुम अपने फ्रेंड को, चाहे वो कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, तुम्हें उस नहीं बता पाते। वाई? हमें थोड़ी शर्म आती है, भाई ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वी फील दैट ये मुझे जज करेगा, और हम फिर भी नहीं बता सकते। तो वही बातें जो वो अपने किसी फ्रेंड को होते हुए भी नहीं बता सकती थी, तो वो अपनी उस डायरी में वो बातें लिखना शुरू करती हैं। एंड ये सब कब होता है? नाजी हिटलर वाले टाइम पे। तो हिटलर का क्या काम था? हिटलर क्या करता था? ज्यूज जो लोग थे उनसे हिटलर को नफरत थी। एंड ही सेड दैट प्योर रेस, आर्यन रेस जो है, प्योर रेस, उन्हीं को जिंदा रहने का हक है। और हर थोड़े टाइम बाद जो भी जूइश फैमिली होती थी उनके घर पे एक लेटर आता था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बुलाया जाता था एंड उनको मार दिया जाता था। एंड कुछ डिटेल्स है जो इस चैप्टर में नहीं बताए गए। जितने भी जूइश लोग थे जहाँ पे एन रहती थी, उन्हें एक गोल्डन कलर का स्टार अपने गले में बांधना पड़ता था। एंड वो मतलब नेकलेस या फिर एक पेंडेंट टाइप का गोल्डन कलर का स्टार होता था, वो बांधना होता था, सो दैट पता चल जाए कि वो जूश है। उनको गाड़ी में बैठना, यानी कि जो कार्ट्स होती थी ना, टोंगा होता है उस ज़माने में, कार्ट्स होती थी, वेगन्स होती थी, उसमें बैठना अलाउड नहीं होता ज्यूस को। तो ज्यूस के साथ बहुत गलत होता। और फिर एक दिन उनको मैसेज आता था, उनकी फैमिली को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया जाता था। तो लेट्स स्टडी अबाउट द एन्स फैमिली। शी वॉज अ जूइश गर्ल एंड जर्मनी में नाजी हिटलर का जब ये टाइम था तो वो एम्स्टरडैम में रह रही थी। देखो पहले, अभी हमें आगे पता चलेगा, शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। पैदा ये जर्मनी में हुई। हिटलर आया, हिटलर ने जर्मनी में ज्यूस को मारना शुरू कर दिया, तो ये शिफ्ट हो गया एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में। ठीक है, अभी एम्स्टरडैम शिफ्ट होते हैं तो कुछ समय बाद जो हिटलर है हिटलर उसको भी कैप्चर कर लेता है एम्स्टरडैम को। तो फिर से जिस हिटलर से भाग के लोग एम्स्टरडैम गए थे, फिर से उसका रूल वहाँ आ जाता है। एंड देन ये क्या करें, अब एम्स्टरडैम से कहाँ भागे ये लोग? तो ये डिसाइड करते हैं कि जो इनके फादर है, फादर का नाम क्या है? इनके ओटो फ्रैंक, और ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। एंड इनकी मदर का नाम क्या है? एडिथ होलेंडर फ्रैंक। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना, ओटो फ्रैंक, एडिथ होलेंडर फ्रैंक। MCQ में आपकी बार आएगा आपको ये। ठीक है,
तो अब भैया एम्स्टर्डम से छोड़ के कहाँ जाए, तो ये लोग डिसाइड करते हैं एन फ्रैंक के फादर कि दिस इज़ बिफोर द चैप्टर, ओके, तो चैप्टर से पहले आपको पता होनी चाहिए सब डिटेल्स। तो वो लोग क्या करते हैं, अब कोई छुपने की जगह जब नहीं बची होती है तो ऑटो फ्रैंक जो उसके फादर का ऑफिस होता है, उनके कई क्रिश्चियन फ्रेंड्स होते हैं, उनकी मदद से वो और उनका बॉस जो होता है ऑटो फ्रैंक के बॉस की फैमिली, वो लोग जो उनका ऑफिस है उसके एटिक में जाके रहना स्टार्ट कर देते हैं। एटिक क्या होता है, परछत्ती होती है ना, जैसे कि घर के ऊपर एक बड़ा सा घर मतलब जो ऑफिस है बिल्डिंग के ऊपर पूरा एक 2-4 कमरे थे और वहाँ जाके वो रहना शुरू कर देते हैं छुप के। उनका जो ऑफिस था उसके ऊपर एक बुक शेल्फ था, मतलब ऊपर वाले स्टेयरकेस में बुक शेल्फ था, बुक शेल्फ के पीछे से सीक्रेट डोर निकलता था, लाइक हाइडिंग वाली प्लेस थी वो बिल्कुल ही। जैसे मूवी अगर आप देख लो एन फ्रैंक की तो बहुत अच्छी मूवी है, यूट्यूब पे है, देख सकते हो आप। तो वहाँ पे वो हाइड करके रहना शुरू कर देते। बाथरूम तक नहीं होता है वहाँ पे, वो ऑफिस के जो रूम होता है उसके फादर का उसमें ही नहाती थी वो, और उसकी जो सिस्टर है वॉशरूम की भी बहुत प्रॉब्लम थी। बट वो 2 साल तक यहाँ एटिक के अंदर रहते हैं छुप के, और एक दिन वो पकड़े जाते हैं, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है। एन की बहन, एन की मदर, तीनों कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मर जाती है। बस बचते कौन है, उनके फादर बचते हैं। 2 साल तक तो वो अच्छे से एटिक में रह लेते हैं। 2 साल बाद जब वो पकड़े जाते हैं उसके बाद वो तीनों तो मर जाते हैं, बट उनके जो फादर हैं सिर्फ वो ही बचते हैं उनकी फैमिली में। एंड जब वो बाहर आते हैं कंसंट्रेशन कैंप से, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका होता है, हिटलर भी ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद वो जो एन की डायरी है उसको पब्लिश करवा देते हैं, बिकॉज वो एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड था। ऐसा नहीं था कि किसी 13-14 साल के बच्चे की डायरी है, वो नहीं, ऐसा लग रहा था किसी ट्रेंड राइटर ने वो डायरी लिखी है, और बहुत ही एक्सटेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है वो डायरी। एंड डायरी का नाम क्या है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है। तो पहली एंट्री कब हुई थी डायरी के अंदर, 12 जून 1942 को, एन के बर्थडे वाले दिन, जिस दिन उसे डायरी मिली थी। एंड 1 अगस्त 1944 फाइनल एंट्री थी, उसके कुछ समय बाद हो सकता है उनको पकड़ के ले गए हों एंड कॉन्स्टिट्यूशन कैंप में डाल दिया गया हो। तो बेसिकली जो डायरी थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, यू शुड नो दिस, एग्जाम में आएगा MCQ में, और बाद में उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में क्या करा गया, ट्रांसलेट करा गया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है दैट क्या है हमारी डायरी के अंदर, ठीक है। तो एन बताती है कि मैं डायरी में लिखना क्यों शुरू करती हूँ। उनने बताया हमें कि मैं डायरी में लिखना इसलिए शुरू करा बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कि जो कागज़ है वो ज़्यादा पेशेंस है उसके अंदर देन पीपल, यानी कि शी मीन टू से वो पूरा बताती है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड। फिर वो कहती है नहीं, फ्रेंड नहीं है, मेरी पूरी फैमिली, आई हैव फादर, मदर, सिस्टर, और 30 लोग हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। जैसे तुम्हारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम फ्रेंड बोल सकते हो, बट आई कैन नॉट कन्फाइड इन देम, यानी कि मैं उनके अंदर कन्फाइड नहीं कर सकती। अगर मेरे मन में कोई बात चल रही है और मेरे मन में हज़ारों बातें चलती है, वो मैं उन्हें नहीं बता सकती, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी जो डायरी है उसको अपनी सारे बातें बताना मैं आज से शुरू कर दूँगी। और वो अपनी डायरी को कहती है कि अब अच्छा नहीं लगेगा मैं तुम्हारे को अपनी लाइफ के हर एक इंसिडेंट शेयर करूँगी, तो मैं तुम्हें डायरी बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, सो आई नेम यू। तो वो अपनी डायरी का एक नाम भी रख देती है किटी, ठीक है। अब जैसे वो किटी को खोलती है, अपने एक फ़ोटो भी लगा देती है उसके अंदर, आपको दिख गई होगी वो फ़ोटो। तो वो किटी को कहती है कि मैं अपनी डायरी में ऐसी लिखती है कि अपना ब्रीफ स्केच तो दो, अब तुम किसी को फ्रेंड बनते हो तो उसको पहले अपना बारे में बताते हो। तो एन फ्रैंक अपना ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ के बारे में किटी में लिखती है। वो बताती है कि मेरे फादर ने 36 ईयर में मेरी मदर से शादी करी, मेरी मदर उस समय 25 साल की थी, और मेरी बहन जो है अभी वो 16 ईयर ओल्ड है, उसका नाम है मार्गोट, ठीक है। एंड जो मार्गोट है उसकी जो उसकी बहन है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी 1926 के अंदर, और मैं पैदा हुई थी 1920, आप देख सकते हो यहाँ पे 9 के अंदर, ठीक है। और उस समय पे जब वो वहाँ फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, फिर से कुछ प्रॉब्लम आई, उन लोगों ने काफ़ी सारे शहर बदले, वो अपनी ग्रैंड मदर के पास जाके भी रुकी बिकॉज हिटलर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। एंड एट द एंड वो एम्स्टर्डम जर्मनी में आके एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में आके सेटल हो जाते हैं। तो वो पूरे अपनी डायरी को बता देती है अपने बारे में। देन शी ऑल्सो टोल्ड हर डायरी दैट 1941 की समर के अंदर, ये आपको याद रखना है, 1941 की समर के अंदर उसकी जो ग्रैंड माँ थी, किसकी, एन की जो दादी थी, उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उनका ऑपरेशन भी होता है। इसलिए जो 1941 की समर के अंदर जो एन का बर्थडे है वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाता। समर में ही उसका बर्थडे होता है जून के अंदर, तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता क्योंकि दादी का ऑपरेशन हुआ होता है। एंड 1942 जनवरी के अंदर जो एन की दादी हैं वो मर जाती हैं। एंड उस दिन
शी फेल वेरी बैड एंड आगे भी वो अपनी जो दादी हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है एन फ्रैंक अपनी होल लाइफ में जब तक वो जिंदा रही। एंड वो किसी को बताती नहीं है कि वो अपनी दादी को मिस करती है, बट अंदर से वो अपनी दादी को बहुत मिस करती थी। और जून 1942 को जब एन का बर्थडे आता है, दिस इज़ ऑल शी इज़ टेलिंग इन द डायरी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो वो अपने बर्थडे केक पे अपनी दादी के लिए एक कैंडल भी लगाती है, एक कैंडल अलग से जलती है उसकी दादी के लिए, ठीक है। तो ये सब वो उसको बताती है अपनी डायरी को एंड लास्ट में बताती है अब 4 ऑफ अस है, मतलब पहले 5 लोग थे फैमिली के, मेरी दादी भी थी, अब 4 ऑफ अस है और आज है 20 जून 1942। तो 20 जून 1942 को वो सारी की सारी बातें, लाइक 12 जून को डायरी मिली थी, अब जिस दिन डायरी मिली है वो लाइक उसी दिन थोड़ी सब कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो 20 जून 1942 को जो एन है सारा अपने बारे में अपनी डायरी को बता देती है, ठीक है। नाउ विल कम टू द सेकेंड पोर्शन ऑफ द चैप्टर। अब एन अपने क्लासरूम के बारे में बता रही है। शी इज़ टेलिंग दैट मेरे क्लासरूम में हर समय बहुत ज़्यादा चैटर होती रहती है, बच्चे बातें करते रहते हैं और अब हमारे पास एक अच्छा टॉपिक भी है बात करने का। वो टॉपिक क्या है कि उनकी क्लास में डिस्कस हो रहा है कि किसको फॉर्म में प्रमोट करा जाएगा। फॉर्म मतलब क्लास, जैसे कि आप अभी 10th में हो एंड यू विल बी प्रमोटेड टू 11th क्लास, तो वैसे उनकी क्लास में डिस्कस हो रहा है कि कौन से बच्चे को प्रमोट करा जाए या ना करा जाए, ठीक है। तो वो कहती है मुझे कोई चिंता नहीं है, तो जो लड़के हैं वो होंगे डमीज़। मेरी जो क्लास है वो बताती है उसमें इतने डम बच्चे हैं, डमीज़ कह रही है वो उसको, कि अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑफ द क्लास यानी कि आधे से ज़्यादा क्लास जो है या फिर आधे से कम क्लास जो है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उन्हें फेल कर दिया जाएगा। बट फिर वो बताती है मेरे को अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स की चिंता नहीं है, हम तो मज़े में पास हो जाएंगे, बट येस मुझे मैथ्स में डर लगता है। लाइक गर्ल्स होती है ना थोड़ी सी मैथ्स से डरती है, तो वैसे एन है उसको भी मैथ्स में थोड़ा उसका वीक पोर्शन है। कहती है बाकी सब्जेक्ट में तो मैं पास हो जाऊंगी बट मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है मैथ्स का। तो यहाँ पे एन हमें बताती है दैट मेरे स्कूल के अंदर देयर आर मेनी टीचर्स और मेरी क्लास में मेरे को 7 मेन एंड 2 वुमेन टीचर पढ़ाती है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड वो बताती है बाकी सब टीचर्स से मेरा अच्छा खासा है रिलेशन, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एक टीचर है मिस्टर कैसिंग। मिस्टर कैसिंग इज़ ओल्ड मैथ्स टीचर, याद रखना MCQ के लिए। वो और मेरे बीच में कभी भी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो एन है मैथ्स क्लासों से बोरिंग लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो हर समय मैथ्स की क्लास में बातें करती रहती है। मिस्टर कैसिंग डांटते हैं, वो सुनती नहीं है। तो एक दिन मिस्टर कैसिंग गुस्सा होकर उसको क्या कहते हैं कि तुम्हें, जैसे मैम नहीं कहती पेपर पे लिखो आई विल नॉट टॉक 100 बार लिख कर लाना घर से, तो वैसे ही जो मिस्टर कैसिंग है मैथ्स के टीचर एन से गुस्सा होकर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं कि उसको ऐसे लिख कर लाना है अ चार्टर बॉक्स के ऊपर। अब तुम सोचो चार्टर बॉक्स पे तुम क्या ऐसे लिखोगे, नहीं लिख सकते ना हम। तो वो अब बताती है कि मे बी कोई बच्चा अगर उसको चार्टर बॉक्स पे लिखने को मिलता तो वो बड़े बड़े लाइंस छोड़ देता, बड़े बड़े लेटर्स में लिखता ऐसा अपना, ऐसे कि ऐसा लगे कि बड़ा लिखा गया है। और कहती है कि मुझे भी लग रहा था कि मैं नहीं लिख पाऊंगी ऐसे, बट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग द ऐसे एंड वो 3 पेज का बड़ा सा ऐसे लिख देती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे ही बिलीव नहीं होता, बट यहाँ उसकी राइटिंग स्किल के बारे में हमें पता चल रहा है दैट एक चार्टर बॉक्स, एक इतने छोटे से टॉपिक पे जिसमें लोग ज़्यादा सोच भी नहीं सकते हैं, उस पे एन फ्रैंक ने 3 पेज का ऐसे लिख दिया। वो अगले दिन जाके क्लास में सुनाती है। आप वो मूवी की क्लिप्स देखना, बहुत अमेजिंग है। मैंने पूरी मूवी देखी है, 2.5 घंटे की मूवी है एंड यू विल क्राई एट द एंड ऑफ द मूवी। तो आप एक बार उस मूवी को देख लेना, टाइम मिले तो बीच बीच की क्लिपिंग देख लेना। तो एन वो जब चार्टर बॉक्स वाला ऐसे सुनाती है तो भैया मिस्टर कैसिंग भी हैरान कि इतना अच्छा ऐसे ये लड़की लिख कर लाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे होता है कुछ दिन बाद, फिर से जो एन है फिर से बातें करती रहती है, पूरा दिन बातें करती रहती है। तो इसलिए जो मिस्टर कैसिंग है उसको फिर से ऐसे लिखने को देते हैं एन इनकॉरेजेबल चार्टर बॉक्स, ठीक है। तो एन का जो फर्स्ट ऐसे होता है ना, ये वाला आपको याद रखना है, अ चार्टर बॉक्स। इसमें 3 पेज के ऐसे में ना ये क्या करती है, ये आर्ग्यूमेंट्स लिखती है। ये अपनी जैसे बहस होती है ना, जज साहब को अपनी दलीलें देते हैं कि भैया मेरी ये, मैंने ये करा, मैंने ये करा। तो एन उसमें बताती है कि देखो सर, मैं एन हूँ और मेरा काम है बातें करना, ये मेरा ट्रेट है, ये मुझे मेरी फैमिली से, मेरे जीन्स में मिला है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बातें करती है। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं बातें करना रोक नहीं सकती हूँ। तो इस टाइप से वो चार्टर बॉक्स वाले चैप्टर में लिखती है, अपने ऐसे में लिखती है, अपने सर को बताती है कि मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मैं बातें करना नहीं छोड़ सकती। तो उसके सर भी अगले दिन गुस्सा होकर उसे, जब वो बातें करना छोड़ती नहीं है, उसे नेक्स्ट ऐसे देते हैं जिसका टाइटल होता है एन इनकॉरेजेबल चार्टर बॉक्स। इनकॉरेजेबल मतलब कि ना सुधरने वाला चार्टर बॉक्स, एक ऐसा चार्टर बॉक्स जो कभी भी सुधर ही नहीं सकता है, वो हर समय बातें करता रहेगा। वो फिर वही होता है, एंड फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे लिखती है और लाके मिस्टर कैसिंग को देती है। वो सरप्राइज होते हैं, क्लास में बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं। उसकी जो पूरा चार्टर बॉक्स वाला नेक्स्ट ऐसे वो सुनाती है एंड द डे एंड्स। फिर
जो एन है फिर से नहीं मानती है और बहुत बातें करती है। तुम भी सोचोगे कैसी लड़की बातें करती रहती है। तो मिस्टर कैसिंग भी बिल्कुल इरिटेट होके थर्ड टाइम एन को ऐसे लिखने को देते हैं और अब की बार वो उसे बहुत डिफ़िकल्ट ऐसे लिखने को देते हैं। एंड ऐसे का क्या नाम होता है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मतलब क्या हुआ, वो ऐसा सा एक उसको टॉपिक दे देते हैं कि इस पे आप ऐसे लिखो। क्वैक कौन करता है, क्वैक तो डक करती है, तो मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स क्वैक 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 ऐसा ऐसे लिखने को वो देते हैं। बिल्कुल एक चैलेंज होता है ये एन के लिए, थर्ड ऐसे अब उसे मिला है। अब वो सोचती है मैं क्या करूँ। एंड इस टाइम पे जो एन फ्रैंक है ना, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, भैया मैं भी अब अच्छा ऐसे लिखूंगी। एंड वो सोचती है कि मिस्टर कैसिंग को ना अब की बार मैं गलत साबित करूँगी कि वो मुझे क्यों रोक रहे हैं बातें करने से, मेरा काम है बातें करने का, मैं करूँगी। तो इसलिए वो अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है। वो कहती है अब की बार बहुत अलग सा धांसू सा ऐसे लिखूंगी मैं। वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है और उसको पोएम लिखनी बहुत अच्छे से आती है उसकी फ्रेंड को। तो वो उसकी हेल्प लेती है, उसकी फ्रेंड भी हेल्प करने को हाँ कर देती है। वो दोनों मिल के पोएम लिखते हैं इस पर, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स पे। एंड उस पोएम में वो ऐसा दिखाती है कि मिस्टर कैसिंग को भी लेसन मिल जाए, आगे से वो उसको मना ही नहीं करते हैं कि उसे बातें करनी चाहिए नहीं। एंड ये कोई रूड वे में नहीं होता है, बहुत ही फनी एंड कॉमेडियन वे में वो इस पोएम को लिखती है। उस पोएम में वो क्या बताती है, बिल्कुल वर्स है वो हमें नहीं बताया गया है। पोएम में मदर डक होती है और फादर स्वान होता है। उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं और एक दिन क्या होता है, जो फादर स्वान है वो अपने बच्चों को काट के खा जाता है। मतलब क्यों खा जाता है, बिकॉज वो पूरा दिन क्वैक करते रहते हैं। तो क्या इस चीज़ में कोई सेंस लग रही है, जो डकलिंग्स है उनका काम क्या है, क्वैक करना, तो फादर उन्हें बिट करके क्यों खा जाता है। तो यही तरीके से वो पोएम अपनी बहुत ह्यूमरस वे में लिखती है। दैट एक मदर डक थी, फादर स्वान थे, 3 बच्चे थे जो पूरा दिन क्वैक 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 करते थे, इसलिए जो फादर स्वान है वो उनको मार देते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो उसने मिस्टर कैसिंग की तरफ एक इशारा करा है कि बच्चों का काम है बातें करना, एंड मिस्टर कैसिंग को बार बार उन्हें नहीं टोकना चाहिए। एंड ये पोएम जो उसने लिखी थी बिल्कुल रूड नहीं थी, बहुत फनी थी, पूरी क्लास हंस के पागल हो जाती है। एंड पूरी क्लास में हूटिंग होती है जब वो ये पोएम सुनाती है। एंड उसके बाद से मिस्टर कैसिंग भी जो है बहुत फनी हो जाते हैं। ही टुक द लेसन, वो भी एन के साथ कंपैटिबल हो जाते हैं। अब उनकी ट्यूनिंग सेट हो जाती है, उन्हें भी पता है कि बातें करने से नहीं रुकने वाली है। एंड एन बताती है उसके बाद शी वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास। जब वो ये क्वैक 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 वाली पोएम सुना देती है क्लास में, शी वॉज अलाउड टू टॉक इन द क्लास, नो एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद मिस्टर कैसिंग ने उसे कोई होमवर्क लिखने को नहीं दिया। एंड इनफैक्ट मिस्टर कैसिंग फनी हो गए, उसकी इतनी सारी फनी एसेस पढ़ के मिस्टर कैसिंग भी इतने फनी हो गए कि वो भी अब क्लास में जोक्स क्रैक करते रहते थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इट वाज जस्ट अ ब्रीफ एक्सट्रैक्ट, बहुत ही छोटा सा एक्सट्रैक्ट था। नॉवल बहुत अच्छी है, अगर आपको टाइम मिले तो पूरी पढ़ना अपनी लाइफ में कभी भी। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है दैट हाउ वेल वर्स्ड शी वॉज इन राइटिंग। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। उसने अपनी फ्रेंड से पोएम में सिर्फ हेल्प ली थी, लिखी उसने वो थर्ड ऐसे भी खुद था। तो ऐसा टॉपिक जिस पे कोई कुछ नहीं लिख सकता, उसमें भी एन जो थी बहुत अच्छे से लिखती है। तभी जो उनकी डायरी है उनको हम पढ़ रहे हैं। एंड इट इज़ अ वेरी रिनॉन्ड डायरी। एक होलोकॉस्ट विक्टिम मतलब ये जो जूस के ऊपर जितना अत्याचार हुआ था उनके विक्टिम्स में से एक एनी फ्रैंक भी है। एंड इट इज़ मतलब ये एक ऐसी नॉवल है जिसका बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। एंड इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज चैप्टर। आई होप तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। एंड इफ़ यू वांट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। एज यू नो इस चैप्टर में मैंने अभी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन दिया आपको डीप वाला। नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू द ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स दैट यू हैव टू राइट इन दिस चैप्टर। आप जानते होगे मैं इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, पहले हम चैप्टर करते फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते, कभी सेम वीडियो में कभी अलग वीडियो में। तो क्लास 10th इंग्लिश की प्लेलिस्ट बाय सिमरन सहानी जो है उसको अच्छे से चेक करो एंड उसमें से हर एक चैप्टर अपना प्रिपेयर कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इवन द क्वेश्चन आई एम टेलिंग दे आर कमिंग इन द प्री बोर्ड्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, सो गो एंड चेक दोज वीडियोज। सेकेंडली SST पढ़नी है, पूरा SST मैंने पढ़ाई हुई है और साथ ही साथ SST का रिविजन बैच ऑन हो रखा है। उसमें हम अभी सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पे पहुंच गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो यू कैन गो एंड स्टडी SST from my channel and English also. So thank you so much for watching this video. Study tips by Simran Sahni एक playlist given है, वहाँ जाके there are n number of videos, strategy, timetable, how to manage your subjects, each and every problem is solved in the playlist. बहुत सारी वीडियोस आप जाके देख सकते हो, इट विल हेल्प यू। सो लेट्स एंड टुडेज वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को आप प्रेस कर दो सो दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो।